हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी। आज हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने और समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उससे रिलेटेड टर्म्स को अच्छे से पढ़ें और समझें। जब हम उन टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उनका मीनिंग हमें पता होता है, तो हमें उस लैंग्वेज को समझने पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और हम अच्छे से उस लैंग्वेज को सीख लेते हैं। ओके, हम जो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग जो है वो क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। एज अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज को पढ़ने और समझने के लिए जरूरी है कि हम अकाउंटिंग से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें और समझें, ताकि हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज को पढ़ सकेंगे और आगे की अकाउंटिंग के प्रोसेस को हम कर सकेंगे। ओके, तो अकाउंटिंग की बहुत सारी टर्म्स है जिन्हें हमें पढ़ना है और समझना है ना। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। यहाँ मैंने आ लिया है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मीनिंग होता है लेन देन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग हुआ बिजनेस से रिलेटेड जो लेन देन है। ओके, तो ये लेन देन किस नेचर का होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर का। किस नेचर का होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर। इट मीन्स फाइनेंशियल इवेंट। अब फाइनेंशियल इवेंट है तो ये कितनी पार्टीज को इन्वॉल्व करेगा? ये 2 पार्टीज को इन्वॉल्व करेगा। ओके, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ए फाइनेंशियल इवेंट इन्वॉल्विंग 2 और मोर पार्टीज। यस, बिजनेस ट्रांजेक्शन हम तभी मानेंगे जब वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने में कैपेबल होगा। ओके, अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है ना जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने में कैपेबल नहीं है, या जिसे हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं कहलाएगा। ओके, सो business transaction is capable of changing the financial position of the enterprise. If the change cannot be expressed in terms of money, it will not regarded as a business transaction. Okay, अब ये फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज है ना, इट मीन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन आपकी बिजनेस की एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल की वैल्यूज में चेंजेस करता है। अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन मनी के टर्म में हो रहा है तो वो आपके बिजनेस की एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल की वैल्यूज में चेंजेस करेगा। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। अगर अकाउंटिंग यूनिट की बात करें, एक यूनिट, ओके, तो यहाँ क्या होगा? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सॉरी, मैंने उल्टा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन जो होगा वो आपके एक ही इंटरप्राइजेस के जो डिपार्टमेंट्स है उनके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो क्या होगा? इंटरनल, है ना। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है और उसके डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो वो क्या होगा? इंटरनल ट्रांजेक्शन। इसका हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। ओके, नाउ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक बिजनेस एंटरप्राइजेस का किसी दूसरी आउटसाइडर, है ना, बिजनेस एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल हुआ सेल और परचेज ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली हम किसी दूसरे इंटरप्राइजेस को सेल करेंगे, दूसरी इंटरप्राइजेस से परचेज करेंगे। ओके, तो ये जो है आपके ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, पेमेंट के बेस पर देखें तो देखो, या तो कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन कब होगा? जब आपने गुड्स सेल किया और कैश रिसीव कर लिया, या आपने गुड्स परचेज किया और कैश पेमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। ओके, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आपने गुड्स सोल्ड किया बट आपने अमाउंट रिसीव नहीं किया, या आपने गुड्स परचेज किया बट आपने पेमेंट नहीं किया, दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, यस, अभी हमने पढ़ा बिजनेस ट्रांजेक्शन। नाउ आवर सेकेंड टर्म इज एंटिटी। एंटिटी का मीनिंग होता है जिसका अपना वजूद है ना, जिसकी मौजूदगी है, जिसे हम कहेंगे कि उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस,
एंटिटी मीन्स रियलिटी दैट हैज ए डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, जिसका अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है। ओके, सो बिजनेस एंटिटी का मीनिंग क्या हुआ? बिजनेस एंटिटी का मीनिंग हुआ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंडिविजुअल, एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन्स मिलकर के क्रिएट करते हैं। किसके लिए? बिजनेस को चलाने के लिए, है ना। दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी, जिसे हम क्या बोलेंगे? बिजनेस एंटरप्राइज। ओके, बिजनेस एंटिटी जो है वो आपके बहुत सारे फॉर्म में हो सकती है। इट कैन बी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ओके, दैट दीज आर ऑल बिजनेस एंटिटी। ओके, नाउ आवर टॉपिक इज अकाउंट। अब आप क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आपको अकाउंट का मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग पढ़ने, लिखा हुआ जो है इसको रीड करने से पहले मैं आपको एक कुछ समझाना चाहूंगी, है ना। एक बिजनेसमैन है, मैं ही हूँ बिजनेसमैन। ओके, अब मैं एक दिन में कितनी बार गुड्स सेल करती हूँ या कितनी बार गुड्स परचेज करती हूँ? ओके, अब एक दिन में मैंने कई बार गुड्स सेल किया, कई बार गुड्स परचेज किया, तो सोचो, है ना, एक साल में कितनी बार किया होगा? एक साल जिसको हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग ईयर। तो टोटल अकाउंटिंग ईयर में मैंने कितनी बार परचेज किया और कितनी बार सेल किया? ओके, कितनी बार कैश परचेज करी, कितनी बार कैश सेल करी? ओके, मिस्टर रवि से मैंने कई बार गुड्स परचेज किया और मिस्टर राजू को मैंने कई बार गुड्स जो है वो सेल किया है। ओके, तो अब मुझे ये देखना है कि भाई मैंने पूरे साल भर में कितनी बार मिस्टर रवि से परचेज किया है, मैंने कितनी बार मिस्टर राजू को सेल किया है। तो मैं सोचूंगी यार ये सब जो है मुझे कहीं एक जगह लिखा हुआ मिल जाए, है ना। तो वो एक जगह, वो वन प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका अकाउंट कहलाएगा। तो वो जो पर्टिकुलर प्लेस या एक जगह जो है वो आपका पूरा समराइज और एक कंप्लीट रिकॉर्ड होगा। ओके, किसका होगा? उन सारे ट्रांजैक्शंस का जो किसी एक हेड से रिलेटेड है। एक हेड, जैसे मिस्टर रवि, वो एक हेड हो गया। अब मिस्टर रवि से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब मुझे कंप्लीट और समराइज फॉर्म में एक जगह पर, एक प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस पर मुझे मिल जाएगा। वो पर्टिकुलर प्लेस क्या कहलाएगी? अकाउंट होगा। ओके, सो अ समराइज्ड एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर प्लेस इज नॉन एज अकाउंट। यस स्टूडेंट्स, नाउ आवर टर्म्स इज कैपिटल एंड ड्राइंग। ओके, कैपिटल, कैपिटल का मीनिंग हिंदी में बोलते हैं तो पूंजी, है ना। एक बिजनेसमैन, एक पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो वो जो भी पैसा, जो भी गुड्स या कोई भी एसेट्स लगा करके अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो गुड्स, वो पैसा और वो एसेट्स बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाएगी। ओके, अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, गुड्स एंड एसेट्स having a monetary value. It is a liability of the business towards the proprietor. अब हम इसे डिटेल में समझेंगे। मेरी इच्छा है कि मैं साड़ियों का बिजनेस स्टार्ट करूं। ओके, अब मेरे पास ऑलरेडी 5,000 रुपये की जो है साड़ियाँ, फ्रेश साड़ियाँ पड़ी हुई है, तो मुझे लग रहा है क्यों ना मैं इन्हीं से अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। अब 5,000 रुपये की साड़ियाँ रखी हुई है, तो वो जो साड़ियाँ हैं वो क्या हो गया? गुड्स, ₹5,000 ऑलरेडी रखी हुई है। ठीक है, अब केवल उन साड़ियों से तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा ना, मुझे कुछ पैसा भी तो लगाना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने अमाउंट पैसे लगाए, तो मैंने 1 लाख रुपीज कैश जो है अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब मेरे पास 15,000 का फर्नीचर रखा हुआ है। ओके, ऐसे ही रखा है। तो मैं सोच रही हूँ यार 1 लाख रुपए है, 5,000 रुपये की साड़ियाँ रखी हुई है और फर्नीचर भी बड़ा है, तो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने फर्नीचर
₹15,000। ये तीनों इन्वेस्ट किए, है ना, ये तीनों मैंने बिजनेस में लगाए, तो कितने रुपीस के हो गए? 1,20,000 रुपीज जो है मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो 1,20,000 जो है वो आपकी क्या, बिजनेस की क्या कहलाएगी? कैपिटल। ओके, ओनर बिजनेस में जो भी अमाउंट पैसा लगाता है, गुड्स लगाता है, अब यहाँ हम गुड्स जो है उसको हम दिखाएंगे स्टॉक, ये हम जर्नल एंट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी वो गुड्स उसके पास ऑलरेडी स्टॉक रखा है वो इन्वेस्ट कर रहा है, फर्नीचर उसके पास रखा हुआ है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ओनर जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, पूंजी कहलाती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, किसके लिए? बिजनेस के लिए, है ना। ये ओनर है, हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ओनर के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अब सबसे पहले लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है ना, तो लायबिलिटी को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, टर्म है ये हमारी, है ना। इस टर्म को हमें आगे डिटेल में पढ़ना है, बट यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, हमें आउटसाइडर्स को, है ना, जो पेमेंट करना होता है वो होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहलाती है? लायबिलिटी कहलाती है। तो भाई ओनर जो है वो आउटसाइडर थोड़ी हुआ, वो तो बिजनेस का ओनर है, तो वो तो इंटरनल हुआ ना। लेकिन देखो, अगर ओनर जब भी बिजनेस को वाइंड अप करना चाहे, है ना, तो वो क्या चाहेगा कि भाई मैंने जितना पैसा लगाया एटलीस्ट बिजनेस से मुझे उतना रुपया वापस मिल जाए। तो बिजनेस की क्या ड्यूटी बनती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? वाइंड अप, यानी जब भी बिजनेस बंद करना चाहे। आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप ऐसे नहीं कि आज स्टार्ट किया कल बंद कर दिया, है ना। कुछ भी रीजन हो सकता है कि नहीं मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई तो मुझे बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, हो सकता है मेरे बिजनेस में कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है ना। वैसे ज्यादातर देखा जाए तो बिजनेस तभी वाइंड अप किया जाता है जब उसमें लॉस ही होता जाता है, अदरवाइज कौन अपना बिजनेस बंद करेगा? जॉब भी लगेगी तो क्या होगा, एक मैनेजर रख लूंगी मेरे बिजनेस के लिए, वो हैंडल करेगा, मुझे उसको सैलरी वगैरह ही तो देनी होगी, है ना। तो बिजनेस वाइंड अप कब होता है? जब कंटिन्यूसली उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम सिचुएशन में। तो कैपिटल जो है वो बिजनेस की लायबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि जब भी बिजनेस वाइंड अप किया जाएगा तब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओनर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, वो वाइंड अप के समय उसे रिटर्न हो। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग, ठीक है। अब देखो, अगर ओनर बिजनेस में कुछ लगाता है तो वो कहलाती है कैपिटल, लेकिन अगर ओनर बिजनेस से कुछ निकालता है, विड्रॉल करता है, तो वो कहलाता है ड्राइंग। ओके, अब क्या विड्रॉल करता है? कुछ विड्रॉल, तो क्या विड्रॉल करेगा? या तो वो कैश निकालेगा, उसको जरूरत होगी, और या फिर वो स्टॉक निकालेगा। ओके, अब जैसे मैंने आपको क्या बोला, मैंने साड़ियों की दुकान स्टार्ट करी है ना, मेरा बिजनेस है साड़ियों का। अब 2 साड़ी मुझे पसंद आ रही है, भाई बहुत अच्छी लग रही है, तो ऑब्वियसली मैं ही लूंगी ना, उसे बहुत पसंद आ रही है तो मैं सोचूंगी यार ये 2 तो मैं रख लेती हूँ, घर की दुकान है तो मैं लूंगी ना, ठीक है। तो वो 2 साड़ियाँ मैंने निकाल ली, ठीक है। अब मुझे घर खर्च के लिए पैसे चाहिए, बिजनेसमैन हूँ ना, तो घर खर्च के लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसे भी कहाँ से लूंगी? बिजनेस से ही लूंगी। तो मैंने बिजनेस से वो अमाउंट भी निकाल लिया। तो वो अमाउंट या गुड्स जो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए ओनर निकालता है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। ओके, पर्सनल यूज अपने निजी उपयोग के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। अगर बिजनेस के लिए वो पैसा निकालता है तो वो किस पर्पस से निकाल रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है या क्या है ना, तो वो देखा जाएगा। लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए है, पर्सनल यूज के लिए है, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है। अब ड्राइंग बिजनेस के लिए लॉस है और ये कैपिटल को रिड्यूस करता है। कैसे? देखो, हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए कर रहे हैं, है ना, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। अब मैंने 1 लाख
बिजनेस में लगाए थे, मैंने 20,000 जो है ना वो रेंट पे किया, पे टू लैंडलॉर्ड, है ना। मैंने 20,000 जो है वो रेंट पे किया मकान मालिक को, ठीक है। मकान मालिक यानी मैंने किसका किराया दिया, घर का किराया दिया। घर का किराया दिया तो ये तो मेरा पर्सनल यूज हुआ, उससे बिजनेस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो 20,000 रुपये मैंने निकाल लिए बिजनेस में, तो बिजनेस को तो लॉस हुआ ना। आप कहोगे मैडम आपके पास ही तो आएगा, आप अपनी दुकान से ही तो निकालोगे पैसे। बिल्कुल निकालूंगी, लेकिन हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो हमें नफा नुकसान जो भी देखना है, फायदा इनकम जो भी देखना है वो बिजनेस के लिए देखना है। तो बिजनेस से 20,000 रुपये निकाल लिए ऑनर ने घर का किराया देने के लिए, तो वो बिजनेस को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सो ड्राइंग इज अ लॉस फॉर बिजनेस, ओके। एंड इट रिड्यूसेस द कैपिटल, ये कैपिटल को क्या करता है, कम करता है। भाई मैंने ही 1 लाख रुपए लगाए थे तो वो कैपिटल थी, अब मैंने 20,000 रुपए निकाल लिए तो 20,000 कम हो गए, तो कैपिटल क्या हो गई मेरी, कम हुई ना, बिजनेस से पैसा निकल गया। तो क्या केवल पैसा ही निकालते हैं, नहीं, मुझे साड़ियाँ पसंद आ गई तो मैंने 2 साड़ियाँ निकाल ली, तो गुड्स भी मैं क्या कर सकती हूँ, बिजनेस से विड्रॉल कर सकती हूँ। तो वो गुड्स भी जो विड्रॉल होगा वो भी आपकी कैपिटल को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ओके। सो ड्राइंग इज ए लॉस फॉर बिजनेस एंड रिड्यूसेस द कैपिटल। एक और चीज, अगर यहाँ केवल रेंट पेड लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है कि वो हमने लैंडलॉर्ड को पे किया है, तो इट मीन्स इट मे बी पॉसिबल कि ये हमने दुकान का किराया भी दिया हो, है ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैडम घर का किराया दिया वो तो पर्सनल यूज हो गया, और हमारी दुकान किराए की है तो उसका भी तो किराया हम दे रहे हैं। तो अगर आपने दुकान का किराया दिया तो दुकान क्या है, बिजनेस के लिए है ना, दुकान तो बिजनेस के लिए है, तो बिजनेस के लिए आपने दुकान का किराया दिया है, तो वो ड्राइंग नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। एक्सपेंसेस भी हमारी टर्म है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दिया, ओके।